Today we will start chapter 5, that is introduction to Euclid's geometry. हाँ, आपने इसका जिक्र मुझसे बहुत बार सुना है, लाइन्स एंड एंगल्स में, ट्राइंगल्स में. हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेसिस है ज्योमेट्री का. जो भी ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स. अब आप सोचोगे व्हाट इज़ एक्सियोम, व्हाट इज़ पोस्टुलेट, तो उसके बारे में अभी हम इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे. तो बेटा जो ज्योमेट्री वर्ड है, द वर्ड जियोमेट्री, ये आया कहाँ से है? ये आया है जियोमेट्रॉन. जियो मतलब आपको पता है जियो क्या होता है. जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ. जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ एंड metron means measure it. To measure the earth, what you are doing, you are trying to measure the earth. Initially geometry की requirement क्यों हुई? That's a very interesting story. आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैथ्स की ज़रूरत क्या है ना. कई लोगों को लगता है मैथ्स बनाया ही क्यों. तो यदि आप अपने आसपास की लाइफ में देखेंगे तो देर आर सेवरल थिंग्स विच यू कैन नॉट डू विदाउट मैथमेटिक्स. आप मैथ्स के बिना एक्चुअली लाइफ हमारी जो आज है वो हो नहीं सकती थी. जो भी चीज़ें बनी हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी आप क्लास हमारी देख पा रहे हो, या आप जो भी फैसिलिटीज़ यूज़ कर पा रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, हाँ, इंस्टा कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, यूट्यूब पे आप कुछ चीज़ें देख रहे हो, या कोई भी आप ऐसी चीज़ टीवी देख रहे हो, कंप्यूटर्स पे कुछ चीज़ें कर रहे हैं, या हमारे आसपास जो गैजेट्स हैं, इतनी गर्मी में आप एसी चला के ठंडक महसूस कर रहे हो. ये सारी चीज़ें क्यों बन पाई? क्योंकि सारे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ. यदि ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं होती तो हम आज भी पुराने ज़माने में रह रहे होते, है ना. तो चलो थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं एक छोटी सी मूवी में. तो दिस इज़ द अर्थ. अर्थ डेवलप हुई, उसके बाद क्या हुआ? ह्यूमन बना. पर आपको पता है वी ऑल्सो डेवलप फ्रॉम एप्स. हाँ, अब जब ह्यूमन डेवलप हो गया तो उसको मैथ्स की ज़रूरत पड़ी. मैथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको काउंटिंग करनी पड़ती थी. आपके पास जो भी चीज़ें हैं, इवन इफ़ यू हैव एनिमल्स, हाँ, तो आपको एनिमल्स को भी क्या करना पड़ेगा? यू आर रिक्वायर्ड टू काउंट देम. आपने यदि सबसे पहले हम शेफर्ड टाइप लाइफ लीड की तो आपके पास एनिमल्स है तो आपको काउंट करना पड़ेगा. आपके पास खाना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने दिन का है. हाँ, आपको यदि पता हो तो इनिशियली बहुत साल पहले हम जो बर्थडे को हिंदी में वर्षगांठ कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर यूज्ड टू बी अ रोप एंड एवरी ईयर उस पर नॉट बांधी जाती थी, गांठ. तो हर साल जब आपका जन्मदिन होता था, आपका बर्थडे होता था, उस दिन और दिन सारे आपके मून या सोलर कैलेंडर या लूनार कैलेंडर चलता था. ठीक है, लोग टाइम देख करके बता देते थे, सन का शेडो देख करके कि अभी इतना टाइम हुआ है. एंड डायरेक्शंस दे यूज्ड टू डिसाइड बाय स्टार्स. दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी कॉन्स्टिलेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स. वो सारा साइंस है, वो भी एस्ट्रोनॉमी है. हाँ, वो सब भी धीरे 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 अकॉर्डिंग टू द नीड डेवलप हुआ. जब आप सी में ट्रैवल करते हो यू डोंट सी एनी डायरेक्शन. आपको हर तरफ पानी पानी ही दिखेगा. हाँ, पहले की सारी जर्नीज़ कैसे होती थी? पहले एरोप्लेन थोड़ी बना था, पहले तो शिप्स बने थे, आपकी बोट्स बनी थी. तो एक जगह से दूसरी जगह शिप्स के थ्रू बिजनेस होता था. इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी इंडिया से? शिप्स के थ्रू आई थी, एरोप्लेन में बैठ के थोड़ी आए थे, है ना. तो जब आप समुद्र में जाते हो तो आपको चारों तरफ पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता. देर इज़ नो डायरेक्शन. ऐसे हम लैंड पे चल रहे हैं तो वी कैन सी कि वो पेड़ देख लो, नीम का वो बिल्डिंग देख लो. देर आर सो मेनी लैंडमार्क्स अराउंड अस. बट व्हेन यू आर इन द सी एवरीवेयर देर इज़ वाटर एंड ओनली वाटर. यू कैन नॉट सी एनी लैंडमार्क. तो वहाँ पर आपका काम कैसे चलता है? कंपास बाद में बना. देयर यूज्ड टू बी स्टार्स कि आपका नॉर्थ पोल में आपका ये ध्रुव तारा, हाँ, वो नॉर्थ की तरफ है. इस तरह से वो स्टार से डायरेक्शन निकालते थे. तो उनको उसकी ज़रूरत पड़ी तो जिस चीज़ की नीड हुई, है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है. नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये आपने सुना होगा. तो ज़रूरत पड़ी, इसीलिए मैथ्स भी डेवलप हुआ. और मैथ्स डेवलप हुआ इसीलिए हमको पढ़ना पड़ता है. तो मैथ्स में जो पोर्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली बातें थी उसको हमने क्या नाम दे दिया? दैट इज़ नोन एज अरिथमेटिक. ठीक है, फिर इसको हम अलजेब्रा बोलते हैं. फिर उसके बाद हमको मेज़रमेंट्स की ज़रूरत पड़ी. तो इनिशियली हमने किसको मेज़र किया?
अर्थ को। तो अर्थ को मेजरमेंट में भी आपको पता है कि देयर आर सेवरल शेप्स। हाँ, आप किसी का लैंड देखोगे तो वो आपका सेम शेप नहीं होता, देयर आर डिफरेंट शेप्स। तो इसमें आपको सारे ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हम किसी का भी देखें, हम अपने आसपास के पार्क्स पे नज़र डालें तो यू विल सी कि कोई पार्क ट्राइंगुलर है, कोई स्क्वायर है, कोई ट्रेपेजियम का शेप है, कोई रेक्टेंगुलर है, सेंट्रल पार्क है, सर्कुलर है ना। यू कैन सी कि देयर आर वैरायटी ऑफ शेप्स इन द लैंड फॉर्म्स। ठीक है, तो ये सब मेजरमेंट करना पड़ा। तो सिर्फ हम अर्थ नहीं नाप रहे थे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स का एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। देयर आर सेवरल थिंग्स जिनकी हमको ज़रूरत पड़ी, इसलिए वो बनाना पड़ा। तो ये जो ब्रांच डेवलप हुई मैथ्स की, हाफ पार्ट इज अलजेब्रा, द सेकेंड पार्ट इज नोन एज जियोमेट्री। अब जियोमेट्री का वर्ड मैं आपको मीनिंग अभी बता चुकी हूँ। जियो मीन्स अर्थ, जियो इज फॉर अर्थ, मेट्रिन इज फॉर मेजरमेंट, टू मेजर इट, दे आर लैटिन वर्ड्स। ये जो है ये आपके लैटिन वर्ड्स है, जियो एंड मेट्रिन, तो इनको मिलाकर के शब्द क्या बन गया, जियोमेट्री। और यूक्लिड्स ने जो उसके बारे में बातें कही, हाँ यूक्लिड्स ने जो भी थ्योरी दी उसके बेसिस पे हम जो ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। यूक्लिड कौन था, ही वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री बन जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। ज्योमेट्री में आपने मेज़रमेंट किया, तो हमने सिर्फ मेज़रमेंट थोड़ी करते हैं, हम कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूव भी करते हैं, है ना। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले आपका जो फर्स्ट थ्योरम था दैट वाज गिवन बाय थेल्स। जो दुनिया का पहला थ्योरम था वो थेल्स ने दिया था। थेल्स वाज आल्सो अ ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक, तो थेल्स जो है वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, उन्होंने दुनिया का पहला थ्योरम का प्रूफ दिया। ये बात याद रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या प्रूफ किया उन्होंने कि आपका जो सर्कल है, सर्कल को डायमीटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आज के लिए बड़ी आसान सी बात है, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद द सर्कल एंड इट्स डायमीटर एंड इट बाइसेक्ट्स इट इनटू 2 सेमी सर्कल्स आर 2 पार्ट्स। ये आप 3rd 4th क्लास में पढ़ लेते हो, जब आपकी ज्योमेट्री शुरू होती है, आई थिंक 4th क्लास में यू रीड अबाउट दिस कि व्हाट इज़ रेडियस, व्हाट इज़ डायमीटर। बट ये कब की बात है, 640 BC टू 546 BC, इतनी पुराने ज़माने में ये सब बातें डेवलप हो रही थी। द वर्क दे हैव डन एट दोज टाइम्स एंड आफ्टर दोज द मैथमेटिशियंस, जिन्होंने जो काम किया वो सब अब हम पढ़ते हैं, है ना। हमको तो सब पका पकाया मिलता है, इन लोगों ने तो एक्चुअली ढूंढा, दे ट्राइड थिंग्स एंड दे मेड सम फॉर्मूला, सम थ्योरम, सम स्टेटमेंट्स विच आर नोन एज एक्सियोम्स। सारी चीज़ें इन्होंने तो ढूंढ ढूंढ के निकाली। हमारे पास तो तैयार रेसिपी है, 2 मिनट मैगी। हाँ, इन्होंने सारा मेथड पूरा बनाया है। दे वर द ग्रेट मैथमेटिशियंस। तो थेल्स जो थे, इनका स्टूडेंट था पाइथागोरस। नाम तो सुना होगा तुमने पाइथागोरस थ्योरम का 7th क्लास में, कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस है एंड 90 के अपोजिट साइड इज नोन एज हाइपोटेनियस। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, बड़ा फेमस। ये अभी आपको 10th क्लास में जब आप ट्राइंगल्स पढ़ोगे आप इसको प्रूव करना सीखोगे, इसका प्रूफ पढ़ोगे। और ये जो थेल्स है ना, इनका भी थ्योरम आप 10th क्लास में पढ़ोगे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी में। यू विल रीड थेल्स थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में हमको आती हैं। तो अब इसके बाद हमारा आए पाइथागोरस आ गया 572 BC में। देन कम्स यूक्लिड। तो यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड जो था एक मैथमेटिक्स टीचर थे ये ग्रीक में, और इन्होंने उस वक्त तक जितना भी काम हुआ था इनके टाइम तक ज्योमेट्री पे, वो सारा इन्होंने कंपाइल करके एक बुक लिखी विच इज़ नोन एज ट्रिटाइस। हाँ, उस ट्रिटाइस का नाम है एलिमेंट्स। तो बेटा ये फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाने जाते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स इज कार्ल फ्रेडरिक गॉस,
उसके बारे में आप 10th में पढ़ोगे। बट यूक्लिड्स इज़ नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि इनके टाइम तक, इनका टाइम भी आपका BC में ही था, तो इन्होंने क्या किया, इनके टाइम तक जितना भी काम हुआ, अलग अलग जगह पे जो भी काम हुआ सबको कंपाइल किया, सब पता करके सारी चीज़ें, और अपना दिमाग लगा करके सारी चीज़ों को इन्होंने इकट्ठा करके एक बुक बना दी। उस ज़माने में बुक को बुक नहीं कहते थे, द चैप्टर ऑफ अ बुक, अब जो हम चैप्टर कहते हैं उसको बुक कहते थे। तो इन्होंने जो ट्रिटाइज लिखा, दैट वाज कॉल्ड एज ट्रिटाइज। ट्रिटाइज में इनके 13 चैप्टर्स थे। हाँ, तो हर चैप्टर को हम क्या कहते हैं, बुक। तो देयर वर 13 बुक्स इन हिज ट्रिटाइज, और ट्रिटाइज का नाम क्या था, एलिमेंट्स। आपने पास में मॉल है, उससे याद रखना एलिमेंट्स मॉल से, कि यूक्लिड की बुक का नाम क्या है, एलिमेंट्स। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आगे चलें, तो इसने 13 चैप्टर्स में, इसको बुक का नाम एलिमेंट्स, हाँ मैंने आपको बता दिया, द बुक इज़ नोन एज एलिमेंट्स, देयर आर 13 चैप्टर्स इन दैट बुक। अब आपका इन सब में उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को सबसे पहले ही डिफाइंड एवरीथिंग, कि हर चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा कि है क्या क्या, व्हाट इज़, किसको क्या बोलते हैं। तो जैसे ही आप ज्योमेट्री की बात करते हो तो आपके पास क्या हो गया, एलिमेंट्स में देयर आर 13 चैप्टर्स, आपके पास कुछ पॉइंट होगा, कोई लाइन होगी, कोई एंगल होगा। तो इन्होंने जो भी काम किया वो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल पे, मतलब अपने आसपास चीज़ों को देखा और उसके बेसिस पे उन्होंने देखा कि ये चीज़ें कैसे बनाई जा सकती है। दिस इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। उसकी हेल्प से उन्होंने सारी चीज़ों के प्रूफ्स बनाए, जो भी जिसका प्रूफ बन सकता था। तो उन्होंने कुछ चीज़ें डिफाइन की, जैसे लाइन, पॉइंट है, लाइन है, सरफेस है। व्हाट इज़ अ पॉइंट, एक डॉट लगाते हैं तो दैट इज़ पॉइंट, ये बहुत बड़ा है। हाँ, आपका 3 डायमेंशनल फिगर हो गए। यदि हमने इसको क्या बोलते हैं, हमने पॉइंट ले लिया छोटा सा, लाइन आपकी हो गई 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये बहुत मोटी है। एक्चुअली लाइन जो होती है उसमें बिल्कुल थिकनेस नहीं होती, दैट विल बी इवन स्मॉलर देन दिस, बिल्कुल ऐसी जो आपको नज़र ही नहीं आए, इससे भी बारीक। ब्रेथलेस लेंथ, लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन में कोई ब्रेथ नहीं होती, ओनली लेंथ होगी। पॉइंट क्या है, पॉइंट इज समथिंग विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट की डेफिनेशन क्या दी यूक्लिड ने, कि वो चीज़ जिसका कोई पार्ट ही नहीं है उसको पॉइंट बोलते हैं। और लाइन क्या होती है, जिसमें सिर्फ लेंथ है, जिसमें ब्रेथ नहीं है। और यदि हमने इस तरह से एक शेप बना दिया, अभी दिखेगा ही नहीं आपको, इतना बारीक हो गया, तो दिस इज़ योर प्लेन। तो बेटा प्लेन कैसे बनता है, आप देखो, हमने यदि यहाँ पर एक लाइन बनाई, फिर दूसरी लाइन बनाई, फिर तीसरी लाइन बनाई, ऐसे बहुत सारी लाइन को जोड़ते जाएं हम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल लुक लाइक अ प्लेन। मतलब हमारा पेपर या हमारा बेडशीट, इस तरह का हमको एक प्लेन स्ट्रक्चर नज़र आएगा। दिस इज़ नोन एज प्लेन। प्लेन में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली अ लेंथ एंड अ ब्रेथ। यू कैन इमेजिन अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी इस तरह का शेप, दैट इज़ नोन एज प्लेन। जैसे ये आपका बोर्ड भी एक प्लेन है, टीवी की स्क्रीन, दैट इज़ अ प्लेन। हाँ, तो प्लेन मतलब वाला प्लेन नहीं, सिंपल फ्लैट सरफेस इज नोन एज प्लेन। तो ये फ्लैट सरफेस किससे बनी है, ये लाइन से बनी है। लाइन खुद किससे बनी है, लाइन इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ पॉइंट्स। लाइन के ऊपर आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपने इन सबको ज्वाइन किया तो आपको एक लाइन मिल गई, है ना। और लाइन से मिलकर के प्लेन बन गया। अब आपने बहुत सारे प्लेन्स ले लिए और उनको एक के साथ एक जोड़ दिया, आपने इधर भी एक प्लेन लगा दिया, इधर भी एक प्लेन लगा दिया और इनको ज्वाइन कर दिया, तो यू विल गेट अ क्यूब, 3 डायमेंशनल शेप। ये 2 डायमेंशनल है, आपने एक और इसमें डायमेंशन ऐड कर दिया तो यू विल गेट अ 3 डायमेंशनल शेप, दैट इज अ क्यूब। देखो ये रहा आपका क्यूब। तो ये आपका क्यूब हो गया। क्यूब में क्या हुआ, देयर आर 6 प्लेन्स, 1 2 3 4 5 6 प्लेन्स को ज्वाइन कर दिया तो यू गॉट अ 3 डायमेंशनल शेप, दैट इज अ क्यूब। तो हमको पता चल रहा है कि हम एक शेप से दूसरे शेप में, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। ये आपने इसको, और आपका ये शेप किससे बना, लाइन से। लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। और प्लेन किससे बना, बहुत सारी लाइंस को हमने जोड़ दिया तो वी विल गेट अ प्लेन। तो ये 3 डायमेंशनल है, प्लेन 2 डायमेंशनल है, लाइन 1 डायमेंशनल है और पॉइंट का कोई डायमेंशन ही है। पॉइंट डायमेंशन लेस है बिकॉज इट हैज़ नो डायमेंशंस, है ना। तो उसने टोटल 23 डेफिनेशंस दी अपनी बुक एलिमेंट्स में, पर हमारे काम की सारी नहीं है। हाँ,
हमारा बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड टीडियस हो जाता है, तो हम सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़ते, हम सिर्फ किसकी पढ़ते हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन, है ना। पॉइंट, लाइन और प्लेन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पॉइंट क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच इज़ नो पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, अ पॉइंट इज दैट विच इज़ नो पार्ट, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका लाइन जो है वो है ब्रेथलेस लेंथ, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, जिसमें ब्रेथ नहीं है, सिर्फ लेंथ होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। फिर आपका प्लेन की डेफिनेशन क्या है, अच्छा, द एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट, पॉइंट एंड जो है लाइन के वो पॉइंट्स हैं, इवन लाइन पूरी ही पॉइंट से मिलकर के बनी है। द एजेस ऑफ सरफेस, किसी भी सरफेस की एज देखोगे तो ये लाइन है, यदि हमने रेक्टेंगल लिया तो लेंथ ब्रेथ ये सब लाइन है। अ सरफेस इज दैट विच इज अ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट्स सेल्फ। ये मैंने आपको समझा दिया, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करके लाइन बनी है, और बहुत सारे लाइन को ज्वाइन करके एक प्लेन सरफेस बनी है। हाँ, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इट्स सेल्फ। ये डेफिनेशंस उन्होंने दी। पर अब इन डेफिनेशन में भी आप देखें तो क्या प्रॉब्लम है कि ये जो बात बोली कि पार्ट, तो किसका पार्ट, ये तो बताया ही नहीं कि किसका पार्ट। हाँ, गले का पार्ट, हाथ का पार्ट, लाइन का पार्ट, किसका पार्ट। फिर यहाँ पर जो बोला ब्रेथलेस लेंथ, तो व्हाट इज ब्रेथ, व्हाट इज लेंथ, ये भी डिफाइन नहीं किया। फिर आपका जो है ये बात कि सरफेस दैट विच इज अ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ये सब बातें जो हैं ये डिफाइन नहीं की उन्होंने, और ये डिफाइन की भी नहीं जा सकती। तो इनको हमने क्या मान लिया कि दिस आर अनडिफाइंड टर्म्स, दे आर नोन एज अनडिफाइंड टर्म्स। ये जो बातें हैं इनको हम अनडिफाइंड टर्म्स कहते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, ठीक। अब अनडिफाइंड टर्म्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके फिजिकल मॉडल्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, पर हमारा काम इनसे चल जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी है जो प्रूव नहीं की जा सकती, है ना। हर चीज़ को हम प्रूव नहीं कर सकते, ये आप जानते हो, है ना। हर चीज़ को जिसको हम प्रूव कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज थ्योरम। समथिंग विच कैन बी प्रूव्ड इज नोन एज थ्योरम। जैसे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वो हम प्रूव कर देते हैं, है ना। या हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल प्रूव कर देते हैं, ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम प्रूव करते हैं। तो वॉट एवर कैन बी प्रूव्ड इज नोन एज थ्योरम। और कुछ बातें ऐसी होती है जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, हाँ, आपके कितने दिमाग हैं, या नॉर्मली एक बंदे के कितने ब्रेन होते हैं, एक ही ब्रेन होता है। तो दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ, कि ब्लड का रंग अपना रेडी होगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत थोड़ी है, तो हमको पता है, दिस इज़ ऑब्वियस। तो ऐसी चीज़ें जो ऑब्वियस हैं, जो होंगी ही, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियोम। हम नहीं, मतलब यूक्लिड सर कह के चले गए कि इसको एक्सियोम कहना है, तो हमको एक्सियोम ही कहना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो बनाया नहीं। हम बनाते तो हो सकता है हम उसका नाम कुछ और रख देते, एक्सियोम की जगह एक्सिस रख देते, हाँ, या ओम रख देते, पर उन्होंने बना दिया तो आपको वही सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको पता है, आप साइंस भी पढ़ रहे हो, आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो, यू नो कि थिंग्स, जिसको लाइन बोल दिया तो आपको लाइन बोलना पड़ेगा, रे बोल दिया तो रे बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो डेफिनेशंस पहले बन चुकी है। कोई नई चीज़ बनाओगे तो यू कैन नेम इट योरसेल्फ, बट द थिंग्स विच हैव बीन ऑलरेडी बीन यूज्ड डिराइव्ड, तो उनको हमको जो उन्होंने कहा उसी नाम से कहना पड़ेगा। तो एक्सियोम्स क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट, सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट, जिनको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, हमेशा सही ही होंगे, उनको एक्सियोम कहते हैं। और जो एक्सियोम है ना बेटा, ये हम अलजेब्रा में भी यूज़ कर सकते हैं और ज्योमेट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। उनकी अच्छी बात क्या है कि वो अलजेब्रा में भी उतने ही काम के हैं, ज्योमेट्री में भी उतने ही काम के हैं। फिर आपका एक और चीज़ है, एक और चीज़ यूक्लिड्स ने दी, वो है पोस्टुलेट्स। जो पोस्टुलेट्स हैं वो भी सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट या वो है आपके यूनिवर्सल ट्रूथ, बट वो कहाँ काम आते हैं, वो सिर्फ ज्योमेट्री में काम आते हैं, इसलिए उसने उनका नाम रखा पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स जो हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री में काम आते हैं, और यूक्लिड ने टोटल 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं। यूक्लिड ने टोटल 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको अभी तक पता चल गया होगा, एंड आई विल सजेस्ट, इनफैक्ट आई विल प्रेफर कि आप बुक खोल करके बैठें इस चैप्टर की क्लास में।
आप बुक ओपन करके बैठें और साथ में अभी हम बुक भी देखेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। ये अभी बेसिक एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएं कि क्या क्या होने वाला है, ठीक। तो क्या होगा कि आप बुक खोल करके एक बार ज़रूर पढ़ो इसके में, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी बातें इंडिया के बारे में, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, व्हाट वाज द नीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्यों बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको ये चैप्टर पढ़ने से ही मिलेगी। उस पर क्वेश्चन कई बार नहीं आते, मैक्सिमम नहीं आते, बट द नॉलेज विच इट विल गिव टू यू इज़ वेरी गुड, दैट इज़ प्राइजलेस। तो जो प्रूव नहीं किया जाता, दैट इज़ नॉट टू बी प्रूव्ड, इज़ नोन एज एक्सियोम। एंड स्पेसिफिकली जो ज्योमेट्री में यूज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टुलेट्स। तो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, हाँ, प्रॉपर्टीज़ क्या है यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, द अजम्पशंस which are made strictly on the basis of geometry are known as postulates. Assumptions were based on in general mathematics and not specifically based on geometry. ये आपका है axiom. This is axiom और इसका नाम है postulates, ठीक है। This is postulate and this is axiom. ये आपको मैंने बता दिया कि ये एक्सियोम है, ये पोस्टुलेट है। अब यूक्लिड ने बहुत सारे एक्सियोम दिए, तो अब हमको वो एक्सियोम्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सियोम क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट द थिंग इज़ कि आप बहुत बार पढ़ चुके हो, है ना। हमने क्या किया, हमने ज्योमेट्री में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए ना कि यदि हमारा एक ट्राइंगल में ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, यदि ए बी के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना। ये हमने किया इस तरह का जब हमने वो प्रूफ किया था ज्योमेट्री में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री की। भाई ये लाइन इक्वल है तो इसके सामने के एंगल इक्वल है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब ये दोनों लाइन भी इक्वल है तो इनके सामने के एंगल इक्वल है, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो एंगल क्या आ गया, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो वही बात है, वो इसी कारण कर पाए हम क्योंकि यूक्लिड सर बता के चले गए थे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यदि दो चीज़ें हैं वो सेम चीज़ के बराबर हैं तो आपस में भी बराबर होंगी। ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है तो बी और सी आपस में इक्वल हो गए, है ना। फिर हमारा सेकेंड एक्सियोम क्या है, सेकेंड एक्सियोम है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। बहुत सारे एक्सियोम्स हैं। अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि यदि ए की वैल्यू 8 है, हाँ, इफ ए इज 8 एंड बी इज 8 इंटू 1 और सी 4 इंटू 2 है, तो बेटा इन सब की वैल्यू एक्चुअली क्या हुई, 8 ही हुई ना। 8 8 है, 8 1 ज़ा भी 8 है और 4 2 ज़ा भी 8 है, या आप इसको 4 + 4 लिख देते तो भी 8 है ना। तो ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है और सी आपस में इक्वल हो गए, ठीक। फिर सेकेंड एक्सियोम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। यदि इक्वल चीज़ में हमने इक्वल चीज़ ऐड कर दी, जैसे यदि हमारे पास ए और बी इक्वल है और बी और सी इक्वल है, तो नहीं, सी और डी इक्वल है, हमने इन दोनों में ए में सी जोड़ दिया और बी में डी जोड़ दिया, तो ए प्लस सी और बी प्लस डी आपस में क्या होगा, दे विल बी ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। ये भी बेटा सब अपने एंगल्स में यूज़ किया है कि दो एंगल इक्वल है, उसमें हमने सेम एंगल ऐड कर दिया तो भी हमारा आएगा जो वो इक्वल आएगा। आपको मैं याद दिलाती हूँ, देखो आपको अभी याद आ जाएगा कि अपन ने कहाँ पे इसका यूज़ किया था। देखो हमने इसको यूज़ किया था, कहाँ पर किया था, ये कलर नहीं दिख रहा, दिस इज़ विजिबल आई थिंक, ओके, लेट्स जम्प टू द दिस प्लेस। यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको कि हमारा एक क्वेश्चन था इस तरह का, नहीं, हमारा एक डायग्राम था ऐसा, ये मिड पॉइंट है, ये इधर से इधर लाइन गई, ये इधर से इधर लाइन गई, और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है। और आपको याद होगा इसका नाम, यदि हम a
बी पी सी डी, डी और ई थे आई थिंक। तो यदि हमने ये वाला एंगल ए पी डी, हमको क्या गिवन था, एंगल ए पी डी इक्वल है एंगल बी पी सी के, और हमको जो प्रूव करना था उसके लिए हमको इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, याद आया, वी वर रिक्वायर्ड टू मेक दिस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो हमें क्या पता चला था कि ये वाला पोर्शन जो है ये हम इसमें भी ऐड कर दें, ये हम इसमें भी ऐड कर दें, दोनों में ये पोर्शन कॉमन है, तो जो आएगा वो भी इक्वल होगा क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं। तो x, ये एंगल भी x प्लस वाई हो जाएगा, ये एंगल भी x प्लस वाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसमें भी एंगल DPC ऐड किया था और इसमें भी एंगल DPC ऐड किया, तो ये दोनों इक्वल थे और इसमें हमने इक्वल ऐड किया तो जो आया वो भी इक्वल हो गया। तो आपका एंगल APC, दिस गिव्स यू एंगल APC इक्वल टू एंगल BPD। याद आया, दिस इज़ हाउ इट इज़ यूज। जो एक्सियोम से हम यूज़ कैसे करते हैं इस तरह से। आप नंबर्स में भी कर सकते हो कि भाई आपके पास A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू भी सपोज 5 है, आप इसको 4 + 1 लिख दो या 5 1 जा लिख दो, तो A और B आपस में इक्वल है। यदि हमने दोनों में 3 ऐड कर दिया कि दोनों में C ऐड कर दिया तो A + C B + C भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स में एंगल्स ऐड कर दो तो भी सेम आएगा, है ना। ऐसे हमने इक्वल्स ऐड किए तो इक्वल आया। अब यदि हम इसमें इक्वल सब्ट्रैक्ट कर देते, मान लो हमको क्वेश्चन में ये दिया होता कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और आपको ये प्रूफ करना होता कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम क्या करते, ये वाला एंगल कॉमन है, हम दोनों में से माइनस कर देते कि ये x + y और ये भी x + y, तो हमने दोनों में से y को माइनस कर दिया तो x = x, तो ये एंगल इक्वल आ जाते हैं। तो इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल्स को इक्वल में से माइनस किया तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे यदि इक्वल्स है उनको हमने डबल कर दिया, हाँ दो चीज़ें आपस में इक्वल है, हमने उसका डबल कर दिया कि ये एंगल x है ये एंगल भी x है, तो हमने इसका डबल किया तो 2x = 2x, तो उनके डबल भी इक्वल होंगे। दो एंगल इक्वल हैं, उन दोनों का हमने हाफ कर दिया दो चीज़ों का, तो जो हाफ होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही बात आपकी यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो A और इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, रिमाइंडर, जब ऐड किया तो क्या लिखेंगे, होल्स। हाँ, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वर्ड आएगा रिमाइंडर्स आर इक्वल, जब ऐड करेंगे तो वर्ड आएगा होल्स आर इक्वल। फिर नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो चीज़ एक के ऊपर एक रखने पे ओवरलैप कर ले, कोइंसाइड कर जाए, मतलब मैंने इसको इस पे रखा, आपको एक ही नज़र आ रहा है तो ये इसको कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, मैंने इस सर्कल को सर्कल पे रखा और एक ही सर्कल नज़र आए तुमको तो वो उसके बराबर है। इस ट्राइंगल को इस पे ट्राइंगल पे रखा, ओवरलैप कर गया, आपको एक ही ट्राइंगल नज़र आ रहा है, एग्जैक्टली ओवरलैप, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। हाँ, स्क्वायर को स्क्वायर पे रखा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, पर मैं ट्राइंगल को सर्कल पे रख दूंगी, दे विल नॉट ओवरलैप ईच अदर। ठीक, तो ये आपका क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, मतलब एक एंगल को रखा उठा के दूसरे एंगल पे, यदि वो बिल्कुल मैच हो गया तो वो इक्वल हो जाएगा। जैसे हमने साइड ऐड करी थी ना, तो वैसा ही कंसेप्ट है यहाँ पर। हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन में हमने, हमारे पास ये वाला इस तरह का क्वेश्चन था कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और हमने ये वाला पोर्शन यदि इसमें भी ऐड कर दिया और इसमें भी ऐड कर दिया तो ये आपस में इक्वल हो गए। और यदि हमको उल्टा दिया होता कि ये पूरी साइड्स आपस में इक्वल है और हमें चाहिए कि ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हम दोनों में से कॉमन पोर्शन माइनस कर देते, तो ये जो बचता रिमाइंडर वो इक्वल हो जाता। ठीक है, फिर आपका जो डबल वाला कंसेप्ट है वो भी हमने यूज़ किया है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। ये एक्सटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन याद है आपको, ये ट्राइंगल PQR और ये वाला एंगल इसका हाफ होता है, तो ये एंगल XX था, ये एंगल आपका YY था, तो हमने क्या बोला था कि ये 2y = P और यहाँ पर T था, दिस इज QPRS, तो एंगल 2y = 2x + P था। हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, ये आपस में इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हमने इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया था, तो y = x + हाफ ऑफ एंगल P। दिस इज़ वॉट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन में हम इसको इस तरह से भी कर रहे थे कि हमने यदि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई
तो y इक्वल टू एक्स प्लस एंगल t आया था। और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दो चीज़ें आपस में इक्वल है तो इनके डबल भी इक्वल होंगे। और फिर हमने 2y को, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट किया। दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन यूजिंग यूक्लिड्स ज्योमेट्री ओनली, हाँ, कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है 2y 2x प्लस p और ये 2y 2x प्लस 2t के इक्वल है, तो हमने दोनों को इक्वेट किया तो क्या आ गया 2x प्लस p इक्वल टू 2x प्लस 2t। फिर आपने देखा 2x दोनों साइड है, कैंसिल कर दिया, दैट इज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, जो बचा वो भी इक्वल, एंगल p 2 टाइम्स एंगल t है, तो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हमने हाफ से डिवाइड किया तो हाफ ऑफ p, और ये हाफ से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल t इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल p। आपके मैक्सिमम एक्सियोम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ हो गए। समझ में आ गया? ए बी सी करके हम एक्सप्लेन करते हैं, बट ये आपने एक्चुअली यूज़ किया हुआ है। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, इन एवरीथिंग यू हैव बीन यूजिंग यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब हमारा है 5th एक्सियोम, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। ये भी मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ का पूरा उसके पार्ट से ज़्यादा होता है ना। द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, पूरा का पूरा पिज्ज़ा और पिज्ज़ा की एक स्लाइस, तो पिज्ज़ा विल बी ग्रेटर देन द स्लाइस, है ना, या उसके ऊपर आपने जो टॉपिंग की है वो पिज़्ज़ा से कम होगी, है ना, क्योंकि पिज़्ज़ा में आपका बेस भी आएगा, चीज़ भी आएगा, और उस पर आपने जो थोड़ा सा वो डाला है चिली फ्लेक्स या और भी क्या क्या ओरिगानी जो भी डालते हो आप, ठीक है, तो वो और भी कम होगा क्वांटिटी, राइट, क्योंकि वो उसका पार्ट है, होल नहीं है। पूरा आप चिली फ्लेक नहीं खा रहे हो इतना बड़ा, ठीक है, तो होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, यह भी आपको पता है, ये भी हमने प्रूव किया है। द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट आपका कहाँ पर यूज़ हुआ है? उसमें द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट हमने कहाँ पर यूज़ किया है बताऊँ, मैं आपको याद दिलाती हूँ। द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट हमने यूज़ किया ट्राइंगल की इनइक्वालिटी में, कि हमने इस साइड के इक्वल इस साइड को एक्सटेंड किया था और इसको ज्वाइन किया, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए, तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि ये पूरा है और ये उसका पार्ट है, तो ये इससे छोटा ही होगा, है ना। और हमने ये चीज़ वहाँ भी यूज़ की थी जब हमने ए से कॉन्ग्रुएंसी में हमने इसके ऊपर कोई पॉइंट लेकर के इस तरह से एक साइड इक्वल कंस्ट्रक्ट की थी कि जो इसके इक्वल हो, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए थे आपके, है ना, सीपीसीटी से, कि भाई ये एंगल इसके इक्वल है, पर गिवन है कि वो एंगल उसके इक्वल है। देन वी सेड कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करें, क्योंकि होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, ये पूरा एंगल है और ये एंगल जो है इसका पार्ट है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये बराबर कब हो सकते हैं? जब वो दोनों एक्चुअली सेम एंगल्स हों, अलग अलग हो ही नहीं। याद आ गया? तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की है, तो आपके लिए बड़ा आसान है एक्चुअली यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेंड, ए बी के इक्वल है तो 2a 2b के इक्वल है। और आपका लास्ट एक्सियोम क्या है? थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, डबल आया तो हाफ आएगा, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यदि वो आपका a और b है तो हाफ ऑफ a हाफ ऑफ b के इक्वल होगा, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये वाला पोर्शन क्लियर। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ कि आपके एनसीईआरटी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो बेटा ये वर्ड ज्योमेट्री हमने डिस्कस कर लिया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इस साल आपका एमसीक्यू वाला एग्ज़ाम होगा, तो एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है ना, 1 मार्क में। तो ये ग्रीक वर्ड्स है, फर्स्ट थिंग कि दे आर ग्रीक वर्ड्स। तो जियो मीन्स अर्थ, जियो का मतलब अर्थ है। आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी में भी जियो मतलब अर्थ ही होता है। एंड मेट्रन मीन्स टू मेजर। तो ज्योमेट्री अपेयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। अब इन मेज़र करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको पता हो तो जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, ऑल ऑफ देम वर डेवलप्ड अराउंड नियर रिवर्स। हाँ, नाइल रिवर, अपनी गंगा घाटी के आस, सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। मिस्र में आपकी नाइल रिवर, हाँ, नाइल रिवर के आसपास ये सब क्यों हुआ? वाई ऑल द सिविलाइजेशंस वर डेवलप्ड नियर द रिवर? बिना पानी के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको खाने के लिए, पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, साफ़ सफाई के लिए खेती करनी है
हाँ, एग्रीकल्चर के लिए एवरीथिंग यू नीड वाटर। अब पहले के ज़माने में तो ये नहीं था ना कि मोटर चलाई पाइप में, घर भी ऐसे नहीं होते थे। आप सोचो कि आप उस ज़माने में हो, जस्ट थिंक ऑफ दैट टाइम जब आसपास आपके सिर्फ ग्रीनरी थी, इतने कंक्रीट वाली चीज़ें, लैंड्स नहीं थे आपके, लैंडमार्क्स, आप सिर्फ पॉल्यूशन था ही नहीं, जब आसपास सब हरा भरा पेड़ ही पेड़ हैं और नदी बह रही है और पहाड़ है, बस इस तरह की जगह में आप रह रहे हो। और घर भी कैसे होंगे, हट्स होंगे, वो भी बहुत अच्छी बनी हुई नहीं। सिविलाइजेशन जो एनिशिएंट बनी थी इनिशियली, तो बेटा सबको नदी के पास रहना पड़ता था ताकि पानी आसानी से मिल जाए। हाँ, आपकी सारी लाइफ डिपेंड करती है पानी के आसपास, अराउंड द वाटर। और अब हमारा क्या है कि अब हमारे पास डैम्स हैं, हमारे पास कनेक्शंस हैं, पाइपलाइंस हैं, तो हम कहीं भी रहें पानी पहुंचा देती है गवर्नमेंट, है ना। तो हम कहीं भी पूरा एरिया हमने डेवलप कर लिया। बट इनिशियली सारी जो भी सिविलाइजेशन से कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखो, वो दे ऑल ऑफ देम वर सिचुएटेड नियर सम सोर्स ऑफ वाटर। तो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर एट दैट टाइम वर रिवर्स। वेल वगैरह तो लोगों ने बाद में खोदना शुरू किया, है ना, वेल की डिगिंग वगैरह बाद में, जब लोग थोड़ा समझदार हो गए, दिन दे नो टू की ग्राउंड वाटर है, उसको हम होल बना करके निकाल सकते हैं। पर इनिशियली सारी की सारी सिविलाइजेशंस वर डेवलप्ड नियर द रिवर्स। अब रिवर्स की बात हुई तो अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। आप हर साल न्यूज़ में सुनते होंगे बिहार में कोसी में बाढ़ आ गई, फ्लड। अभी थोड़े दिन में भी जुलाई अगस्त टाइम तक आप देखोगे न्यूज़ में फ्लड ही फ्लड, आसाम में फ्लड। हाँ, आपकी आसाम में कौन सी है, ब्रह्मपुत्र में हर साल बाढ़ आती है, कोसी में हर साल बाढ़ आती है। कोसी को बिहार का शोक, मतलब सैडनेस, द सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि हर साल वो बहुत सारे लोगों को तबाह कर देती है, बाढ़ आती है, फ्लड होता है। तो और ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी जगह पे आप देखते हो फ्लडिंग होती है। तो फ्लडिंग से हुआ क्या, मान लेते हैं कि ये रिवर है और रिवर के आसपास अब थोड़ा सा सिविलाइजेशन डेवलप हो गई है, लोगों ने क्रॉप्स प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, खेती करने लग गए। तो मान लो कि भैया ये किसी एक बंदे का खेत है, ए का, हाँ, इसके पास सपोज ये वाला जो डिज़ाइन का खेत है ये किसी बी का है। हाँ, ऐसे ही सबके अलग अलग शेप के ट्राइंगुलर या जो भी शेप्स हैं, अलग अलग शेप के लोगों ने जितनी एरिया, तब तो ज़मीन खुली पड़ी थी, हाँ, सब ने अपना अलग अलग अपने हिसाब से फेंसिंग की या सिंपली पत्थर रखे और खेती करना शुरू कर दिया, एंड दे हैव मेड देयर हाउसेस। ठीक है, अब क्या हुआ, व्हेन द रिवर विल फ्लड, तो क्या होगा, जब बाढ़ आएगी तो होगा क्या, ये पानी यहीं पे थोड़ी बहेगा जहाँ साल भर बह रहा है, ये अपने इसको शोर्स को ब्रेक करके ये इधर तक पानी आ गया। हाँ, इधर भी सब जगह पानी 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 हो गया। फिर उसके बाद तो अब इनकी ज़मीन तो पानी में डूब गई, इनकी ज़मीन सबकी पानी में डूब गई। पर जब रेनी सीज़न ख़त्म हो गया तो ये पानी वापस कम हो गया, अब रिवर फिर रिवर हो गई। पर क्या हो गया, उस चक्कर में ये हो गया कि इनकी जो बाउंड्रीज थी, ये बाउंड्रीज सब गायब हो गई। जब यहाँ पे इतने दिन पानी भरा रहा तो इनके जो भी इन्होंने लगाया था, उस वक्त ऐसा पक्का काम तो होता नहीं था। अभी भी आप यदि न्यूज़ में देखोगे तो आप देखते हो कैसे चीज़ें बह जाती हैं, पक्के पक्के स्ट्रक्चर वो फ्लो कर जाते हैं, क्योंकि रिवर का प्रेशर फोर्स बहुत तेज़ अप्लाई करती है, क्योंकि स्पीड से पानी आ रहा है। तो बेटा ये सारे खेत पता ही नहीं चल रहे कौन सा खेत किसका, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से बनाने पड़ेंगे। तो अब ऑब्वियसली अब आप यहाँ रहते हो, पहले तो खाली पड़ी थी ज़मीन, किसी ने भी कितनी भी ले ली, कोई ऐसा JDA नहीं था कि जो अलॉट करेगा कि भाई ये तुम्हारा लैंड, ये तुम्हारा लैंड, हाँ, कि आप इतना सा इधर उधर नहीं कर सकते, पहले पूरी ज़मीन खाली थी। अब क्या हुआ, पर अब आप इसके मालिक हो कि भाई ए बोल रहा है ये मेरी, बी बोल रहा है ये मेरी, सी बोल रहा है ये मेरी, एंड उनको मेज़रमेंट तो आता नहीं, तो दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर कि भाई ये तो मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है, मैं तो यहाँ पर था, वो नीम का पेड़ था, वो मेरी जगह थी। अब मालूम पड़ा बारिश में नीम का पेड़ उड़ बह गया, अब आपको पता ही नहीं नीम का पेड़ कहाँ था। हाँ, दे हैव दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो अब क्या करें, अब आपको नापना पड़ेगा, तो आपको किसी न किसी को तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो somebody try to solve the problem, तो उसको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा कि इनका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया तुम्हारा 100 स्क्वायर मीटर है तो तुम ये ले लो, तुम्हारा 500 है तो तुम ये ले लो, करके कुछ बाउंड्रीज फिक्स करके कि भाई ये तेरी ज़मीन, ये तेरी ज़मीन, ये तेरी ज़मीन। एरिया मेज़र करना पड़ेगा ऑफ ऑल द शेप्स, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, वॉट एवर द शेप इज, द एरिया has to be measured to resolve this problem।
तो ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ गई, अर्थ का मेज़रमेंट करना पड़ गया। हाँ, अब उस टाइम अपने जैसे इंच टेप नहीं आते थे, पहले रस्सी वस्सी ली और बनाया, रस्सी भी वो लोग खुद बनाते थे। तो दिस इज़ हाउ उनको ज़रूरत पड़ी, दैट वाज द नीड ऑफ दैट टाइम, सो द ज्योमेट्री वाज डेवलप्ड। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज स्टडी। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई बाढ़ सिर्फ गंगा नदी में या इसमें ही आएगी, ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी सिविलाइजेशंस नदी के किनारे बसी है, ऑल ऑफ देम वर फेसिंग सेम प्रॉब्लम। जब भी उनका रेनी सीजन होगा, सारी उनकी बाउंड्रीज गायब, रेनी सीजन के बाद दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, सो दे नीड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। एवरीबडी नीड टू कैलकुलेट कि भाई किसका एरिया कौन सा, ताकि शांति से रह सके। हाँ, एक कॉलोनी ढंग की डेवलप हो, एक सिविलाइजेशन अच्छी लगे। हाँ, तो उन्होंने सब सोसाइटी, सारी जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, ऑल ऑफ देम वर वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम्स। फिर आपने क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया तो आपको स्टोर भी तो करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी क्रॉप उगाई आप एक दिन में तो सब खा नहीं लोगे, यू हैव टू स्टोर इट फॉर फ्यूचर। जब आपने क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो आपको ये पता चला कि अब हमको इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। हम स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोर करना है तो आपने 8th क्लास में क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा था, यू नीड ग्रेनरीज, तो ग्रेनरीज बनानी पड़ेगी। पहले तो ऐसे थोड़ी था ना, मजदूर बुला लो, ठेकेदार बुला लो, आपको बनाना पड़ेगा। तो ग्रेनरीज बनाना पड़ेगी, तो अगेन यू नीड सम कैलकुलेशंस कि कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, कितनी बड़ी बनाएं, ताकि जितना प्रोडक्शन है वो उसमें आ जाए। तो फिर से मैथ्स की ज़रूरत पड़ गई। हाँ, दिस इज़ हाउ इन एंशिएंट टाइम्स मैथ्स वाज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। हर जगह आप जब कुछ आप घर बनाने गए, आपने हट से घर पे शिफ्ट हुए या हट भी बनाई, यू अगेन नीड कैलकुलेशन। दरवाज़ा कितना बड़ा, खिड़की कितनी बड़ी। यदि आपने छोटा सा दरवाज़ा बना दिया, आप ही अंदर नहीं घुस पा रहे हो, तो क्या करोगे उस गेट का? तो यू नीड टू कैलकुलेट। आपने छत इतनी नीचे बना दी कि आपका सिर टकरा रहा है बार बार, आप यूं करके रहो, पॉसिबल नहीं है ना। यू नीड ऑल दिस कैलकुलेशन कि भाई छत कितनी ऊंची होनी चाहिए, दरवाजे कैसे होना चाहिए, विंडो चाहिए आपको, तो ऑल दिस थिंग्स वर रिक्वायर्ड। तो ये सब काम हमको करना पड़ा, हमको मतलब उन लोगों को, तो ये सब काम करना पड़ा। उसके लिए उनको ज़रूरत पड़ी कि ये सब चीज़ों के मेज़रमेंट्स लिए जाएं और उस हिसाब से सम फॉर्मूलाज शुड बी देयर, तो कैलकुलेशंस वर रिक्वायर्ड। दिस इज़ हाउ द मैथमेटिक्स वॉज स्लोली डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही अलग अलग तरह की, वैसे वैसे कुछ लोग उस पर काम करने लगे। जो काम करने लग गए वो मैथमेटिशियन बन गए, तो उन लोगों ने उस फील्ड में काम किया तो वो अब ग्रेट मैथमेटिशियन हो गए, क्योंकि इनिशियली दे सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स, उस टाइम की प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया, है ना। तब ऐसे करते 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 मैथ्स की फिर धीरे धीरे ब्रांचेस अलग हो गई कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ज्योमेट्री है, ये अलजेब्रा, जब खूब सारा डेवलपमेंट हो गया। और इट वाज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया में भी हो रहा है, हाँ, मेसोपोटामिया में भी हो रहा है, बेबीलोन में भी हो रहा है, हर जगह पे काम चल रहा था। पर सबसे ज़्यादा जिन्होंने उसको सिस्टमेटिक करके रखा वो ग्रीक थे, इसीलिए हम पाइथागोरस और ये सब पढ़ते हैं। इंडियन मैथमेटिशियंस वर ऑल्सो वेरी गुड, पर उन्होंने अपनी चीज़ों को उतना प्रचार नहीं किया, एडवर्टाइज नहीं किया उस टाइम पे। इट वाज नॉट पॉसिबल एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो। वो अपना काम करना, अपने स्टूडेंट्स को जस्ट मेमोरी बेस पे लर्न कराना, इसी तरह का काम चलता था, है ना। तो उन्होंने उतना वो नहीं किया। लैंग्वेज सबकी अलग अलग थी, इंडिया में कुछ और, वहाँ पे कुछ और, सब जगह अलग अलग लैंग्वेजेस थी। द सेलर्स हु यूज्ड टू सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लोग बिजनेस करते थे, इधर से उधर गए, वो इधर से उधर नॉलेज को भी ट्रांसफ़र करते थे कि यहाँ पर ये होता है, वहाँ पर वो होता है ना। एंड दे नीड टू लर्न द लैंग्वेज। उनको दूसरी जगह की, जहाँ भी वो बिजनेस के लिए जा रहे हैं, उसकी लैंग्वेज उनको सीखनी पड़ती थी। तो अब आपको क्या करना है, देखो, the need for measuring land was required. This branch of mathematics was studied in various forms in every ancient civilization. Egypt हो, Babylonia, China, India, Greece, Incas, etc. The people of this civilization faced several practical problems which required the development of geometry in various ways. For example, whenever the river Nile overflowed, it wiped out the boundaries between the adjoining fields of different landowners. मैंने आपको बता दिया, सबके खेत मिक्स हो गए. After such flooding, these boundaries had to be redrawn. आपको फ्लड के बाद वापस से बाउंड्री बनाना पड़ेगी. For this purpose, the Egyptians developed a number of geometric techniques and rules for calculating simple areas and also for doing simple constructions. तो उनको इस सब के लिए ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने डेवलप की मेथड. द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वॉज ऑल्सो यूज फॉर देम बाय कंप्यूटिंग वॉल्यूम्स ऑफ ग्रेनरीज एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स
एंड पिरामिड्स, ग्रीक्स ने तो पिरामिड्स बनाए, तो पिरामिड बनाने के लिए भी उनको ज्योमेट्री के नॉलेज की ज़रूरत थी, नहीं तो इतने विशाल स्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़ी जॉइंट थिंग्स, मेगा स्ट्रक्चर्स बन नहीं सकते थे उस ज़माने में। हाँ, कैनाल्स मतलब आपको पता है कि नदी से पानी आपको आपके खेत तक लाना है, आपने दूर खेत बना लिया, अब ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया तो नदी के पास की सारी जगह फुल, तो यू नीड टू गेट वाटर फ्रॉम दैट, तो आपको एक कैनाल, एक नाली बनानी पड़ेगी जिससे पानी आपके खेत पर आ जाए, है ना। तो दे आल्सो न्यू द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रंकेटेड पिरामिड। हाँ, ये जो फिगर है ये ट्रंकेटेड पिरामिड है, इसका बेस आपका रेक्टेंगल है, ऊपर एक स्क्वायर है और ये सारी साइड्स आपका 1 2 3 साइड से आपने उसको ज्वाइन किया है। यू नो दैट द पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज़ अ ट्राइंगल, जिसका बेस ट्राइंगुलर है और सम अदर पॉलीगन एंड इट साइड्स फेसेस आर ट्राइंगल्स, हाँ, कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट एट द टॉप। अब इंडिया की जो बात है वो हम कल करेंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप इस बुक को पढ़िए, हाँ, इस चैप्टर को थॉरोली रीड कीजिए और आपको जहाँ भी डाउट है, जहाँ प्रॉब्लम आए वो मुझे व्हाट्सएप करो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके पूरे जो भी आपके डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट बुक पढ़ के रखो और क्लास के टाइम भी बुक लेकर के बैठो, दिस इज़ मस्ट फॉर दिस चैप्टर। और बेटा एक ही बार करना है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, फिर हमें वही पढ़ना है। जैसे हमने एक्सियोम्स पढ़े आज, एक्सियोम्स आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में एक्सियोम्स लिखने को आते हैं कि राइट एनी 2 एक्सियोम्स ऑफ यूक्लिड्स, तो आपको एक्सियोम याद होने चाहिए, ठीक है, एक्सियोम याद करो। उसके अलावा एक बार चैप्टर साथ साथ ज़रूर पढ़ो, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक। तो थैंक यू।